हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वर पढ़ा था, इसी का दूसरा भाग है आज व्यंजन का। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या होता था, स्वतंत्र रूप से बाहर आती थी, उसमें कोई रुकावट नहीं आती थी। लेकिन व्यंजन में जब हम उच्चारण करते हैं तो वो मुख में रुककर बाहर आती है, इन्हें हम वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, हम उसे देखते हैं। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा जो होती है हमारे मुंह की, जब उच्चारण करते हैं तो कंठ, तालु है, मूर्धा है, दांत है या ओठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर निकल जाती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारे हर मुख के भाग से, कंठ हो चाहे तालु हो चाहे दांत हो या होठों से क्या हो रही है, स्पर्श करके निकलती है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 5 वर्ग किए गए हैं। एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो का वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, क, ख, ग, घ और ढ। इन्हें हम कंठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जब उच्चारण करते हैं इन वर्णों का, तो ये जो निकलता है हमारा उच्चारण वो कंठ के द्वारा निकलता है, इसीलिए इसे कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है, का वर्ग। और इसमें 5 होते हैं और हर वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण होते हैं। ये टोटल संख्या इनकी 25 होती है। इसी प्रकार जो व्यंजन की वर्णमाला की संख्या होती है वो टोटल जो है वो 39 होती है। कैसे? 25 जो होती है वो सारे वर्गों की, का से लेके पा वर्ग तक के 25 होते हैं। उसके बाद जो दूसरा अंतस्थ व्यंजन है उसके 4, और जो ऊष्म व्यंजन है उसके भी 4, तो 33 हो गए, 33 हो जाते हैं। उसके बाद एक उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है जिसमें 2 के वर्ण पाए जाते हैं जो कि 35 हो जाते हैं। प्लस संयुक्त व्यंजन के 4 होते हैं। इन 4 को मिला के उनकी पूरी संख्या जो होती है वो 39 हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यंजन की मूल संख्या पूछता है तो वो 33 ही कहलाती है। आगे का दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कैसे? जो अंदर से निकलने वाले जो उच्चारण होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ला, वा, बिल्कुल किसी में रुकावट नहीं आई और अंदर से खींचते हुए इसे बोला गया, उच्चारण किया, और इससे प्रत्यक होता है कि ये अंतस्थ व्यंजन है। य, रा, ला और वा। इसमें या और जो वा होते हैं वो अर्ध स्वर भी कहते हैं इन्हें। कैसे? वो देखिए, अर्ध स्वर मतलब इसके उच्चारण में जीभ स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठ जाती है। अब इतना ऊपर नहीं उठ जाती कि वायु का मार्ग अवरुद्ध कर सके। अगर वो ऊपर अवरुद्ध करती तो वो क्या बन जाता? वह स्पर्श बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मार्ग वो अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने की वजह से या और जो वा व्यंजन है वो अर्ध स्वर में प्रकट हो जाते हैं। कैसे? जब ई और बड़ा ई मिलकर बनाए जाते हैं तो वह या में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ऊ और ऊ जब मिलते हैं तो वो वा बना देते हैं। मतलब 2 स्वरों के मिलने से एक व्यंजन का बनना, यानी कि अर्ध स्वर कहलाता है। इसी प्रकार होता है लुंडित स्वर। जब जीभ की नोक मुंह के मध्य भाग में आकर बार बार आगे पीछे गिरती है और इस प्रकार उच्चारित व्यंजन जो होते हैं वो लुंडित कहलाते हैं। जैसे हमने रा का उच्चारण किया, रा, आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि वह आपकी जीभ की जो मुंह में नोक है वो बार बार आगे पीछे गिर रही है, तो ये कहलाता है लुंडित ध्वनि। उदाहरण है इसका। अगला होता है पार्श्विक। यहाँ भी जीभ की नोक मुंह के बीच में आकर एक या दोनों ओर क्या होते हैं, खिड़की बना देती है। वायु इन्हीं खिड़कियों से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे ही हम उच्चारण करते हैं हिंदी में ला, आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर दोनों तरफ भाग खिड़की बन गई है, जिससे क्या हुई, ध्वनि जो थी या वायु जो थी वो क्या हुई, बाहर निकल गई, तो ये ला बना, ये पार्श्वर हुआ। अगला कहलाता है तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन। अब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकरा कर ऊष्मा पैदा करती है, मतलब घर्षण करती है, संघर्ष करती है उच्चारण बोलते हुए। जैसे हमने बोला श,
सा, सा, हा। क्या हुआ, हमारे मुख से घर्षण हुआ, ऊष्मा निकली और संघर्ष भी हुआ, तो इसे हम एक तो ऊष्म व्यंजन कहते हैं और दूसरा इसका नाम संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगला व्यंजन होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये ड्रा और आ, जो हमने डा और ढा पढ़े थे, उनमें जब बिंदु लग जाती है तो वो अड़ा और अढ़ा के रूप में उच्चारण इनका किया जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर पहले मूर्धा को स्पर्श करती है और तुरंत झटके से वो नीचे गिरती है। तो हिंदी में अड़ा और अढ़ा व्यंजन इसके उदाहरण होते हैं। ये कभी भी शुरुआत में नहीं आते, ये हमेशा आखिरी में या बीच में आते हैं, जैसे घोड़ा, पहाड़, बाढ़, बूढ़ा आदि। तो हमने इनको उच्चारण कैसे किया, अड़ा और अढ़ा के द्वारा किया। अगला व्यंजन है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से ही आप समझ रहे होंगे कि दो जब वर्णों का मेल हो जाता है तो वो संयुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञा और शा। कैसे बने, जब हम छा लिखते हैं तो इसका हम जब का प्लस शा बनाते हैं तब वो छा बनता है। तो जब हम दो वर्णों को लेके, दो व्यंजनों को लेके जोड़ते हैं तब हमें एक नया शब्द व्यंजन मिलता है, वो कहलाता है छा। और जिसके उदाहरण होते हैं रक्षा, क्षमा आदि। अगला है त्रा। त्रा में भी यही होता है कि दो व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनना, यानी कि संयुक्त व्यंजन होना, वो त्रा है। छत्र और मित्र इसके उदाहरण हैं। अगला है ज्ञा। ज्ञा में भी जा प्लस इया, ये दोनों भी व्यंजन से मिलके एक व्यंजन बना संयुक्त व्यंजन, वो है ज्ञा। ज्ञानी और यज्ञ इसके उदाहरण हैं। श्रा, शा प्लस रा, इन दोनों के मिलने से बना श्रा, इसके उदाहरण है श्रम और आश्रय। अगला व्यंजन होता है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो समान ध्वनियाँ मतलब एक जैसी होना, लेकिन आधा और पूरा प्रकट कर रहा है। यहाँ पे पक्का, पक्का में क्या है, एक का है हलंत वाला, जिसे हम आधा का के रूप में लिखते हैं, प्लस का, तो क्या बना, आधा का और का कक, तो बन गया पक्का। इसी प्रकार कच्चा, चा प्लस चा, जिससे बना आधा चा और पूरा चा। नेक्स्ट संजन, सा, जा प्लस जा, जा और जा से बना। बिल्ली, ला प्लस ला, यानी आधा ला और पूरा ला से बना शब्द। तो ये वाले जो शब्द होते हैं, दोनों समान व्यंजन जब ध्वनि आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आगत ध्वनियाँ होती हैं। जो ध्वनियाँ किसी दूसरी भाषा के शब्दों के आ जाने के कारण होती हैं, आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। किसी दूसरी भाषा के लोग आए, व्यापार किया, उनका क्या हुआ, भाषा का प्रयोग हुआ और वो प्रयोग एक दूसरे लोग करने लगे, तो क्या हुआ, उनके जो शब्द थे वो कहाँ आ गए, हमारे पास आ गए। तो वो जो दूसरी भाषा के शब्द आने को ही हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि स्वर पहले बताते हैं हम आपको, ए है, जैसे कि उदाहरण है कैप है, मैप है, पेन है आदि, ये सब क्या है, आगत ध्वनियाँ हैं। आ के ऊपर जब चंद्र बन जाता है, आ, ये भी स्वर है, जैसे कॉपी, कॉफ़ी, टॉफ़ी, शॉप, बाल, ये सब क्या है, आगत स्वर हैं। इसी प्रकार आते हैं हमारे आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों के लिए वर्णमाला में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर चिन्ह विकसित किए गए हैं। और ये वर्ण जो होते हैं, का, जैसे बिंदी लगा दी, खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे, जा के नीचे और फा के नीचे, आपने देखा सबके नीचे यहाँ पर बिंदी लगाई गई है। तो ये वर्णमाला में एक चिन्ह बता दिया जाता है, कैसे कि ये आगत व्यंजन के अंतर्गत आया। जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है, प्राय हिंदी भाषा जो होती है वो जा, फा की तुलना में का, खा और गा का जो उच्चारण होता है वो नहीं के बराबर, मतलब बहुत कम करते हैं, लेकिन जो जा और फा है इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर भी इन ध्वनियों का महत्व तब अधिक हो जाता है जब हिंदी की कोई निकटवर्ती ध्वनि होती है और किसी शब्द में इनकी व्यतिरेक में आ जाती है, जैसे ताक। ताक का अर्थ होता है ताकना, मतलब किसी को देखना। अब हमने अगला ताक देखा जिसमें का के नीचे बिंदी दिखाई गई है, लगाई हुई है, जिसमें दीवार का आला, मतलब उसमें एक खंड होना दीवार का, वो ताक कहलाता है। दोनों के अर्थ क्या हो गए, परिवर्तित हो गए शब्द में, किससे, एक बिंदी जब का में लग जाने के कारण। इसी प्रकार बाघ है घोड़े की, लेकिन जब बाघ में जब बिंदी लगी है तो बगिया, यहाँ पर भी अर्थ परिवर्तित हो गया। खाना, खाना का मतलब भोजन करना, भोजन। अब एक खाना होता है अलमारी का खाना, खंड मतलब उसमें रख दो, उस खाने में उठा लो, इस तरीके से। फन यानी कि सांप का फन होता है। एक फन होता है हुनर
किसी में ये चीज़ का हुनर होता है। अगला होता है सजा। सज़ा हम बोलते हैं तुम इसे सजा दो, मतलब सजाना कहलाता है। एक होती है सजा यानी कि दंड देना, किसी का दंड होता है सज़ा का अर्थ। एक होता है ज़रा। ज़रा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जब बिंदी का ज़रा बन जाता है उसका मतलब होता है थोड़ा। तो इस प्रकार से बिंदी लगने से निकटवर्ती ध्वनि होते हुए भी उनके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। तो यही शब्द जो होते हैं वो आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, व्यंजन पढ़ा। धन्यवाद।